अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर उठे बवाल की। एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में अब कुछ नई चीज ऐड करने जा रही है सरकार, और जो कह रही है कि अब एनसीईआरटी में ये बताया जाएगा जो मुगल काल के शासक थे वो क्रूर शासक थे, या वो सहिष्णुता थी उनमें कि नहीं, या वो अन्याय करते थे, मंदिर तोड़ते थे या मस्जिद तोड़ते थे। अब कांग्रेस ने इस पे पलटवार किया है। वो कह रही है कि जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या असली इतिहास पढ़ने का बच्चों को अधिकार नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है कि मालूम होना चाहिए कि मुगल जो शासक थे मुगल काल के, वो कैसे राजा थे? अगर उनके बारे में बताया जा रहा है तो ये इसमें हिंदू मुसलमान क्यों है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। आक्रामक था औरंगजेब, बर्बर था बाबर और क्रूर था अकबर। दरअसल एनसीईआरटी के सिलेबस का ये वो नया चैप्टर है जिस पर सियासी गदर मचा है। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों को लेकर कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई हैं। देश को इन्होंने लूटा है, धर्मांतरण किया है, बहन बेटियों का इज्जत लूटा है, तो इसलिए महान नहीं कह सकते। और जो एनसीईआरटी की बुक में इनकी असली दिखाई जाएगी। आज ये जो बुक लिखी जा रही है असली इतिहास है, और हमारी जनरेशन को मालूम होना चाहिए जो उनसे छिपाया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इस किताब में बाबर को बहुत ही निर्दयी और क्रूर विजेता कहा गया है, जिसने कई शहरों की पूरी आबादी को मरवा दिया। वहीं अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसका शासन एक तरफ से सहनशील था, लेकिन उसमें जालिम फैसले भी थे। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में कहा गया है कि उसने कई मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़वाने और गैर मुस्लिम पर टैक्स लगाने वाला बताया है। इस बदलाव पर नया विवाद शुरू हो गया है। कम्युनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए सबके सब सफल क्यों हो गए। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी है, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी जाति के नाम पर हुआ है उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा, और मुगल क्या करेंगे। धर्म को किसने नष्ट किया भाई? बौद्धों को हत्या किसने किया? वो 84,000 जो बौद्ध विहार अशोक के समय थे किसने नष्ट किया? उस समय तो यहाँ पर मुगल तो थे नहीं, मुसलमान तो थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास से समस्या है, क्योंकि इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को और इनसे संबंधित लोगों को, जो इनकी विचारधारा रखते हैं, उन लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान इतिहास ने नहीं दिया। अब इनका पूरे दिन ये परिश्रम है कि किसी तरीके से हम जो है उस इतिहास के अंदर आ जाएं, कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी टक्कर मैसूर में टीपू सुल्तान ने दी और उनके पिता हैदर अली ने दी। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि उनको भी, उनकी ये जो शौर्य गाथा थी उसको भी हटाया जा रहा है। इस किताब में 13वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हुए बड़े राजनीतिक बदलावों को शामिल किया गया है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुए धार्मिक असहिष्णुता
के कई उदाहरण दिए गए हैं। मंदिरों पर हमले और कुछ शासकों की क्रूरता के भी कई संदर्भ हैं। किताब में कहा गया है कि ये समय इतिहास का काला दौर था, जो कि पुरानी किताबों में नहीं थे। इसके साथ ही इस किताब में एक स्पेशल नोट भी लगाया गया है कि इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से आज के लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। आज हिंदुस्तान का इतिहास अगर हिंदुस्तान में बदल के दिखाया जाए तो बाहरी दुनिया में तो नहीं दिखाया जाएगा। सबको मालूम है कि मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। हो सकता है कि मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। कहते हैं कि इतिहास कभी सीधी गति से नहीं चलता, हमेशा नया मुकाम चुनता है। अब एनसीईआरटी के नए सिलेबस में हुए बड़े बदलाव पर सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अकबर था महान, ये क्यों पढ़े हिंदुस्तान? सवाल यह भी है कि मुगल काल के जो बदले जा रहे अध्याय राजनीति में क्यों? हाय हाय। तो ये कहानी है क्या पूरी? सच जानने का सबको हक है, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है, सवाल उस पर है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक शहनवाज चौधरी जी। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी, जो सरकार का ये फैसला है कि मुगल काल के उस इतिहास को बताया जाएगा कि जो छुपाया गया था अभी तक, केवल अच्छा अच्छा दिखाया गया था, तो क्या अब बुरा बुरा दिखाया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि किसी भी राजा को, चाहे वो मुगल कालीन हो या कोई भी राजा हो, राजा के किसी भी एक निर्णय से राजा की पूरी छवि ना तो दिखाई जा सकती है ना बताई जा सकती है। जब लोग राजा राज करते हैं तो मैं तो हमेशा राजाओं का विरोधी रहा हूं, चाहे वो राजा कोई भी हो, क्योंकि राजाओं का उद्देश्य हमेशा जनता का शोषण करना या लूटना या उनके साथ अत्याचार करना ही रहता है। उनका उद्देश्य राज करने का था, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को। राजा को ऐसे तो धर्म या जाति के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। राजा को तो राजा देखा भी नहीं जाता है। कहते हैं राजा को कभी किसी धर्म या किसी जाति से जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सबका राजा है। और जो लोग राजा के साथ काम कर रहे थे, जैसे अभी मैं आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था, अगर अकबर को क्रूर कहेंगे तो फिर कल टोडरमल को भी क्रूर कहना पड़ेगा, बीरबल को भी क्रूर कहना पड़ेगा। फिर उनकी जातियों पर बात होगी कि किस जाति के लोग थे जो उनके दरबारों में थे। तो मैं समझता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, इतिहास को इतिहास की नजरों से देखा जाए। और जैसा भी मैं समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहा था, उन्होंने बात सही कही है कि भारत में तो हम चलो किताबों में बदलाव कर देंगे, लेकिन जो विदेशों में है, जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट कुछ और पढ़ेंगे और बाहर कुछ और पढ़ाया जाएगा। तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई चीज ना डाली जाए जो सच नहीं है, और जो सच है वो डालने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप 14 से देख रहे हैं, मैं स्पष्ट बात, इसमें कोई राजनीतिक बहस, सियासी दल शामिल नहीं। कहा गया पहले लेफ्ट वाले एनसीईआरटी लिखते थे, अब राइट विंग वाले 2014 से लिखने लगे। सुनते रहिए सवाल। अब इस बार जब किताब में लाए तो एक राइडर और लगा दिया कि आज के लोगों को मत समझिए, ये तो वो हुआ, बता रहे हैं कि पुराने हैं, कोई अपने को अगर उनका वंशज बचाए तो अभी इस वाले के लिए बात नहीं कर रहे। मतलब खुद जब आप कोई चीज मैं दावा करूं कि ये 2+2 4 है, तो फिर मुझे उस पर स्टैंड बाय करना पड़ेगा। उसमें राइडर क्या लगाना है? तो ये राइडर लगा के ही तो सारी कहानी बिगड़ रही है। नहीं, राइडर लगाना मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। बल्कि मैं तो, आप पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं, मैं तो इस एंगल से देख रहा हूँ, बिल्कुल सही राइडर लगाया गया है कि भाई वर्तमान में जो भी अपने आप को कोई मुगलों का वंशज माने या कोई किसी राजा का वंशज माने, आज राजशाही तो है नहीं। और भारत में तो मुझे नहीं लगता कि अगर मुसलमानों की भी बात कर ले तो 99.9999% मुसलमान जो है वो भारतीय हैं।
उनमें से तो कोई उनका अकबर का या बाबर का तो मतलब उनके पूर्वज बाबर या अकबर नहीं रहे होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों की तो हालत हमें पता है कि क्या है। नहीं आपने भी नहीं, सच्चर मैं कमेटी की दूसरे रिपोर्ट उसमें देखी कह है। रहा हूं, राइडर आप क्यों दे रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं हम हकीकत दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, तो राइडर दे के इतिहास थोड़ी ना पढ़ा जाता है कि अपनी समझ नहीं भी नहीं लगा लीजिए। नहीं, राइडर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए 8वीं क्लास है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा ये सोचने लग जाए कि मुगल मुसलमान थे और जो वर्तमान मुसलमान है यानी जो अत्याचार उन्होंने किए ये इन्हीं के चाचा ताऊ को ही रहे होंगे और वर्तमान मुसलमानों पर उनका अच्छा, गुस्सा और दिखाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल राइडर दे रहे लगा हैं। देंगे तो आप बच जाएंगे। ये राइडर लगा देंगे तो काफी हद बच्चा तक नहीं, आप भी पढ़ाते हैं ना लोगों को, मैंने आज आपको स्पेशली जी। इसीलिए रखा। आप ये राइडर लगा देंगे फिर तो वही बात है ना, मंदिर और मस्जिद बनी तो मंदिर बना अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना, ये तो अब कहीं नहीं कहा जाता है। क्रेडिट तो ये लिया जाता है ना भाजपा का कि मंदिर हमने बनवा दिया। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि भाजपा की सरकार तो पहले भी आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अगर बाकी बीजेपी के नेता उस स्तर पर प्रयास नहीं करते तो शायद ये फैसला अभी भी नहीं आता। खैर वो अलग विषय है, बट मैं इस राइडर को गलत नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं राइडर बिल्कुल सही है। चलिए ऐसा खैर होना राइडर में चाहिए और नहीं हर जगह रखते बताया जाना हैं, चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो ये कहना है, अब उदित राज ने इसमें नई एक बहस छोड़ दी। जिस जाति से भागते हैं, जितना चर्चा को धार्मिक उस पे ले जाना चाहती है सत्ता पक्ष, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वो कांग्रेस उसको अब जातियों में लाके खड़ा कर दे रही है। जैसा आपने भी कहा, देखिए ऐसा है दो ध्रुव तो ऑलरेडी बन चुके हैं भारत की राजनीति में। एक तरफ धर्म की राजनीति हो रही है और एक तरफ जाति की राजनीति हो रही है। इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात तो या छुपी हुई बात नहीं है। आप और हम अगर सच्चाई से मुंह मोड़ भी लेंगे तो सच्चाई तो यही है। नहीं, और कांग्रेस सच्चाई के से जो मुंह नेता मोड़ना ही नहीं है, हाँ, जो हकीकत उदित है राज वो जी चल ने रहा कहा, है। हाँ हमारा किसी पार्टी से तो लेना देना है नहीं, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। तो जो उदित राज जी ने कहा वो अपनी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल ठीक रखा उन्होंने, और उनके बात में काफी हद तक सच्चाई है भी। भाई वो क्यों ऐसा कह पा रहे हैं? क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव तो हो रहा है समाज में और वर्तमान में भी हो रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म के आधार पर तुष्टीकरण भी हुआ है और ध्रुवीकरण भी हो रहा है। तो ये तो पार्टियां अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इतिहास में आप जैसे अकबर के बारे में आपने ही आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि एक तरफ तो ये बताया जाएगा कि अकबर ने अच्छे काम भी किए और उनकी कमियां भी बताई जाएंगी। तो ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक ही शासन काल के लोग जब एनसीईआरटी, आपको याद है G20 के समय बुकलेट छपी थी, जी उसमें तो अकबर को उदारवादी शासक बताया गया। हाँ, वो तो भारत सरकार ने छापी। और मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब ये तो सरकार के लोग शायद जवाब दे पाएंगे ज्यादा अच्छी तरह के पिछले नहीं, एक साल हम उसके आगे का लोगों को बताना चाह रहे हैं। अब वो एक किताब सिर्फ एनसीईआरटी की किताब से पढ़ के बच्चा नहीं बड़ा होगा। जो ग्लोबल हो चुकी हैं चीजें, 1 मिनट में आपके पाम पे है। आप मोबाइल में क्लिक कीजिए, गूगल खोलिए, एआई डीप सर्च में जाइए, पता नहीं क्या क्या निकल आएगा। जो सोशल मीडिया बीजेपी की ताकत थी सोशल मीडिया पर, अब वो बीजेपी भी थोड़ा बैकफुट पर है। और ये सब बातें अगर किसी के बारे में गलत बताई जाएंगी तो वो पब्लिक डोमेन में सही आ ही जाएगा। मैं गलत सही में पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं एक बार सरकार कहती है G20 में कि ये उदारवादी शासक थे, और आप विडंबना देखिए, एक ही चीज में पढ़ाया जा रहा है कि औरंगजेब क्रूर भी था, मंदिर और मस्जिद भी तोड़ता था, मंदिर तोड़ते थे, और यह बताया जा रहा है वो सैन्य शासक था। उसने कैसे इंडिया के किस मिलिट्री शासन पर राज करा था? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं मालूम सैन्य शासक किस हिसाब से कहा जा रहा है उसको। उसका आधार क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने भी इतिहास पढ़ा और आपने भी पढ़ा है, हमने इतिहास। बाबर की अगर बात करें तो मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से सवाल इसीलिए रखता ही नहीं हूं, आपसे समझ रहा हूं कि भाई दो चीजें थोड़ी ना। बाबर के बारे में जहां तक बात है, बाबर तो क्रूर था, बाबर विदेशी भी था, ये बात सही है। लेकिन अकबर की जहां तक बात है, अकबर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बाबर और अकबर में जमीन आसमान का फर्क था। अकबर भारत की संस्कृति को समझते थे। अकबर ये जानते थे कि अगर भारत जैसे देश में जिसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वहां पर राज करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। और उन्होंने बहुत उदारवादी फैसले भी लिए।
जैसे जजिया को समाप्त करने का फैसला उनका बहुत अच्छा फैसला था, दीन इलाही का फैसला उनका अच्छा फैसला था, और भी अपने दरबार में जो भी, जैसे हमने टोडरमल की बात की, फाइनेंस का डिपार्टमेंट टोडरमल को दे देना, अपनी सेना का डिपार्टमेंट राजपूतों को देना, तो अकबर ने काफी उदारवादी फैसले तो लिए, इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं। या टीपू सुल्तान या हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे अब अकबर पे आपने कहा, एक ही लाइन में दो बातें बता रहे हैं कि सहिष्णु भी था और क्रूर भी था, उसका मिश्रण था। मैंने कहा ना, राजाओं के कुछ फैसले जरूर सख्त रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप राज कर रहे हैं और लंबे समय तक 50 साल लगभग अकबर ने राज किया, तो इतने लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति राज कर रहा है तो सीधी सी बात है सारे फैसले सही तो नहीं हो सकते हैं, कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। जो भी सत्ता में बैठे लोग होते हैं, अगर उनको सत्ता को बनाए रखना है तो हमेशा वो अपीसमेंट पॉलिसी नहीं चलेगी, कभी और मैं एक बात शहनवाज ये समझना चाह रहा हूं आपसे, इनसे अब क्या मतलब, इन जब चीजों को आप छूते हैं ना, इतिहास हमेशा अमिट रहता है, उसको कोई लिखे, लेफ्ट लिखे, राइट लिखे, सेंटर लिखे, पुष्कर चौहान अपना कोई राय रखे, कोई शहनवाज जी रखे, जो सत्य है वो सत्य रहता है। सच को न बढ़ाया जा सकता है, न छोटा किया जा सकता है। नहीं, मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, सत्य कौन सा सत्य है डिपेंड ये करता है ना, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेता के पक्ष में लिखा जाता है, और यूं कहें कि विजेता ही इतिहास लिखते हैं तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। तो राजाओं ने अपना इतिहास अपने तरीके से लिखवाया, तो ऑब्वियस सी बात है राजा हमेशा अपने आप को उदारवादी दिखाएगा, अपने आप को बढ़िया ही दिखाएगा। राजा कभी ये थोड़ी कहेगा कि उसकी जो आलीशान शानो शौकत थी, इतना पैसा था, साम्राज्य था, वो जनता से कर लगा करके लूट करके आया था, जनता को अत्याचार करके आया था, ये तो कोई राजा नहीं कहेगा। तो ये इतिहास हमेशा विजेता के पक्ष में लिखा जाता है। तो आज सत्ता पक्ष के लोग अपने पक्ष में इतिहास लिखवा रहे हैं या ऐसा लिखवा रहे हैं जो उनको फायदा दे, तो इसमें कोई शहनवाज जी आपकी इस बात से ये समझ में आता है कि जो लोग, मतलब ये कहा जा रहा है कि जिससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मैं डायरेक्ट बोलता हूं जी बिल्कुल, तो कांग्रेस क्या मतलब विजेता थी जो उसने मुगलों का इतिहास अच्छा दिखा दिया? नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में जो बेसिक फर्क है, कांग्रेस बाय डिफॉल्ट एक सेकुलर पार्टी है और वो सभी की अच्छी चीजों को आगे रखती है। तो उन्होंने हो सकता है कि अकबर की या बाकी राजाओं की अच्छी बातों को आगे रखा। बीजेपी बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी कम्युनल पार्टी है, और वो कहने को तो ठीक है, उनके संविधान में भी गांधीवादी आदर्श लिखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलर शब्द से नफरत है। वो तो कहते हैं सेकुलर शब्द ही ठीक नहीं है, वो होना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से अगर लिखवाया भी हो तो उन्होंने अच्छी बातें लिखवाई होंगी, बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। उदारवादी लोग वही होते हैं। अगर मैं पुष्कर चौहान जी की कमियां बताता हूं तो मैं उदारवादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं पुष्कर चौहान जी के अंदर अच्छा ही देखूंगा। टीवी9 में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं उन कमियों के कारण टीवी9 की बुराई करूं। बेहतर ये नहीं है कि मैं टीवी9 की तारीफ करूं जो अच्छी बात है। उस चीज को मानता हूं कि नंदक नीरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, मन भी शीतल करे, काया भी शीतल होए। जी नहीं, मैं भी ये मानता हूं पुष्कर जी, लेकिन क्या है, समस्या क्या है, मेरा मानना यह है कि हमें किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई में से जब किसी को कंपेयर करना चाहिए, तो सिर्फ मैं बुराई करता रहूं, कमियां निकालता रहूं, तो निंदक नहीं हूं मैं आपका आलोचक ऐसा बन जाऊंगा कि मुझे आप में अच्छाई दिखेगी नहीं। तो मैं समझता हूं कि हम सकारात्मक आलोचना भी करें कि भाई ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये इंप्रूव करना चाहिए, और ये आपका ऑलरेडी अच्छा है, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है। तो अगर मैं समझता हूं जो सत्ता पक्ष में रहते हैं वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और मेरा एक चीज ये मानना है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका लॉन्ग या शॉर्ट साइटेडनेस नहीं, जो हकीकत है जो आप बता रहे हो ना, वो न्यूट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना वो एल्कलाइन इन नेचर हो, ना वो बेसिक इन नेचर हो, उसकी पीएच वैल्यू 0 होनी चाहिए। हम कम्युनल घटनाओं को अगर विस्तार से बताने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट किताब आपने भी पढ़ी होगी, आजादी आधी रात को, उसमें विस्तार से बताया गया कि कैसे क्या क्या हुआ। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो शायद लोगों के दिमाग में गलत चीजें पैदा कर सकती हैं, गलत चीजें डाल सकती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब इस पे ये भी एक सियासत है कि बिहार में चुनाव, इसीलिए एनसीईआरटी में अब ये विवाद आया है। जुलाई एनसीईआरटी में क्लासेस तो अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, ये मिड टर्म में ये पढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ गई?
देखिए, जब सत्ता आपकी रही हो और आपने सत्ता में रह करके लंबे समय तक कुछ बहुत बढ़िया काम ना किया हो, सत्ता के काम किए गए कामों के आधार पर वोट ना मांग पा रहे हो, तो आपको डाइवर्जन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है राजनीति में। हम भी सिखाते हैं कि इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। अगर आप कन्विंस आप नहीं तो कर सकते तो पॉलिटिकल कंफ्यूज नेता कर खड़े दो। करते हैं, तो आपको तो ये बताना बहुत जरूरी है आज के समय में। आपको नए लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या ये सारी टेक्निक्स होती हैं। मेरा तो काम सभी पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का है। तो अगर आपने काम किया और आपके काम के आधार पर आपको कुछ बोलने के लिए नहीं है, बिहार में जो गुंडा राज चल रहा है, आज भी आपने देखिए पारस हॉस्पिटल में गन लेकर के लोग घुस गए, तो उसके आधार पर तो वोट नहीं मिलेगा। तो वोट क्या करेंगे? ध्रुवीकरण के आधार पर मिलेंगे। लेकिन लंबे समय तक आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन मेक फूल ऑफ समवन समटाइम्स, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। और सभी को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। क्या जब शहनवाज लोगों के जी, व्यापार खत्म होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लोग उन मेन मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। धर्म जाति इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और धर्म से बड़ा धंधा होता है। जब व्यक्ति का धंधा खराब होगा, व्यापार नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी, तो लोग धर्म से ऊब जाएंगे। धर्म से ऊब जाएंगे, आपका कहना है। लेकिन क्या शहनवाज जी, आज के इस हाईटेक जमाने में आप बचा पाएंगे? जहाँ 8th क्लास का बच्चा, उसको मोबाइल तो पहले मालूम है, गूगल आजकल वो माइक्रोफोन बटन दबाता है कि व्हेल मछली कैसी कौन होती है, वो 4 साल का बच्चा उसमें पता कर लेता है। बिल्कुल, जो आप 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस की जो विचारधारा है ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, किताबों में आप कुछ भी लिख देंगे उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगी। बेहतर ये होगा आप मेन मुद्दों पर बात करें। धर्म जाति का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दा है, उसको छोड़ दें। सत्ता का मुद्दा धर्म जाति का नहीं होता है। उन्हें जनता के रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, आज व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। मैं कर्जा मुक्ति अभियान पे काम कर रहा हूँ गुजरात में। आप देखिए पिछले 15 दिन में कर्जे के कारण कितने व्यापारियों ने आत्महत्या की है, लगातार अखबार में रिपोर्टिंग भी हो रही है, लेकिन कोई इस पर सुनने को तैयार नहीं है। तो बड़ी समस्या है, समस्याओं पर बात होनी चाहिए, समाधानों पर बात होनी चाहिए। बड़ी बात, बड़ी ईमानदारी से और साफ गोई से शहनवाज जी ने बात रखी कि जब आदमी को भटकाना होता है तो वो इधर उधर की बात करता है, सीधी बात करने से वो हिचकता है। लेकिन सरकार को इन छोटी बातों में उलझने से अच्छा है जो बेसिक मुद्दों पे, जो आज नई समस्याएं मुंह खड़ी हैं, बेरोजगारी हो या ये कर्जे को लेकर लोग बड़ा बड़ा लोन ले लेते हैं, उसके बाद ये बात सामने आती है, तो इन पर काम करें तो ज़्यादा। लेकिन फायदा नफा नुकसान सियासत में सत्ता पाने या खोने से होता है। राहुल गांधी के अगर कहा जाए तो वो, बीजेपी कहती है ना, वो 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं, तो उनको हारने का 50 एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको कोई प्रेज नहीं करेगा। तो लोग आखिरी में, शहनवाज जी, जीतने के लिए हर कुछ जरूरी होता है। तो शायद ये मिड टर्म जो पढ़ाई के सेशन में ये नई चीज डाली जा रही है, तो ये हो सकता है कि अभी छूट जाती, अगर नेक्स्ट सेशन से शुरू की जाती तो बड़ा 8th के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो बच्चा पढ़ के भूल जाएगा कि क्या था। राजनीति में तो ये बात सही है कि साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, और मैं बताता भी हूँ इस बात को। और जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उन्हें मैं समझाता भी हूँ कि आजकल इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो ग्राउंड पर, धरातल पर जो मुद्दे, उनसे लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म टेक्निक होती है, लॉन्ग टर्म में ये चीजें नहीं चलती हैं। और खासकर से जब आपकी केंद्र में सत्ता को लगभग 11 वर्ष हो गए हैं, राज्य में भी सरकार आपकी है, कई राज्यों में है, तो अब मेन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। मेन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। शहनवाज जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एनसीईआरटी की किताब में नए चीज जोड़ी गई है, उसको पढ़ेंगे, उसको राइडर के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सियासत है जो क्लास 8th में बच्चा नहीं समझता है कि जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, वो उसका भेदभाव नहीं करता, वो अपनाने को तैयार नहीं होगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।